हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे संपूर्ण और समान सदस्यता। ठीक है, ये चैप्टर जो हमारा है वो 6 चैप्टर है, यानी 11th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट का ये 6 चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और इसमें हम बात कर रहे हैं नागरिकता से रिलेटेड, और नागरिकता से रिलेटेड इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग कल बात कर चुके हैं। देन आज यहाँ पे हम बात करेंगे पूरा की मतलब संपूर्ण और समान सदस्यता किस तरीके से हम किसी भी कंट्री की प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम हर जगह पे प्राप्त कर सकते हैं, या जहाँ बर्थ प्लेस है या उसके कुछ क्राइटेरिया हैं हम वहीं पे जाके क्या कर सकते हैं, सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, और आज से मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज से हम लोग क्या करेंगे, अब रेगुलर एक काम हमारा होगा कि जितने भी अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं, दैट मीन्स हमारे संविधान में जितने भी संशोधन हो चुके हैं, तो जहाँ तक अभी मुझे पता है 104 लगभग संशोधन हो चुके हैं संविधान में। ठीक है, उन सारे संशोधनों को हम एक एक करके डेली कवर करेंगे, ताकि 104 जो भी हुए या अभी लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा वो सारी चीज़ें हमारी साथ साथ इसके साथ साथ ही ये संशोधन आर्टिकल्स वो चीज़ें कवर होती रहें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उससे आपका भी फ़ायदा होगा और यहाँ से मेरा भी थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। मुझे भी बाद में फिर हो सकता है कि एक बार मैं इकट्ठा में ही बता दूँ, बट अभी क्या होगा कि मैं धीरे धीरे इसको करवाते चल रही हूँ तो सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो अपना, इससे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था कि अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफ़र किया तो आप इस चलन से अवगत होंगे कि वे लोग क्या करते थे, जो प्रवेश, यानी इसमें क्या बताया गया है कि जब हम कभी जाते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफ़र किया है, यानी कि हो सकता है कि सब किए हों और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आज भी ट्रेन पे सफ़र नहीं किए होते, क्योंकि आजकल क्या हो गया, पहले तो ठीक है कि पैदल ही चल जाते थे तो नहीं करते थे, अब आजकल हो गया है कि चलो ठीक है हमारे पास अपनी खुद की कार है, बाइक है, हमको कहीं जाना है तो हम वहीं से चले जाते हैं। तो हो सकता है, कोई नई बात नहीं है कि आप में से कई लोग ट्रेन में ना बैठे हों, लेकिन अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बैठेंगे। ठीक है, बस एक इमेजिन करना, जो नहीं बैठे, जो बैठे उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, और जो जनरल डिब्बे होते हैं उनमें जो बैठे होंगे और अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि रिजर्वेशन वाली सीटों में ना क्या है कि हमारी रिजर्व सीट रहती है, वहाँ पे तो कोई शोरगुल नहीं होता, बहुत शांति होती है, एसी वाले रूम होते हैं, सब कुछ बेहतर होता है। लेकिन जो जनरल डिब्बे होते हैं उनमें देखिए फिर कैसी भीड़ होती है, लोकल वाले डिब्बों में। ठीक है, तो इनमें क्या बताया गया कि जब भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफ़र किया जाता है कि मतलब किया है, तो आप इस चलन से अवगत होंगे कि वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ पड़े थे। यानी कि क्या करते हैं हम लोग भी जब जाते हैं, यानी कि आप में से जो भी जाते होंगे, जब हम एक लोकल डिब्बे में या जनरल डिब्बे में बैठते हैं या घुसते हैं, घुसने की भी जगह नहीं होती डिब्बे के अंदर। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसको भी मिल रही वही बैठने की एक सीट पे कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर आप देखते होंगे बस में, ट्रेन में, ये लड़ाइयाँ सीट बैठने के पीछे होती रहती हैं। अंदर क्या होता, पहुंचते ही दूसरों को बाहर रखने के साझे स्वार्थ में शामिल हो जाते हैं। जल्दी ही क्या होता, भीतरी और बाहरी का विभाजन उभर आता है और बाहरी को खतरे के रूप में देखा जाने लगता है। यानी कि जल्द ही क्या होता है, इसमें भीतरी और बाहरी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये ट्रेन का, आप ये मत सोचिएगा कि नागरिकता का और ट्रेन का रिलेशन क्या है, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से आपको नागरिकता भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे क्या हुआ कि हमने ट्रेन के अंदर गए, ठीक है, हम ट्रेन के अंदर यदि गलती से पहुँच गए, जल्दी पहुँच गए, हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि बाहर वाला अंदर ना आ पाए। बिल्कुल ये ऑब्वियस है कि हम सोचेंगे ये कि बाहर वाला अंदर ना आ पाए। क्यों सोचेंगे, क्योंकि यदि वो बाहर वाले 10 अंदर आ गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, हमारा दम घुटने लगेगा। भले ही हमें बैठने की सीट मिल गई, लेकिन हमारे अगल बगल चारों तरफ वो खड़े हैं तो उनकी गर्मी से हमारा भी दम घुटने लगेगा। तो इसमें क्या बताएगा कि विभाजन उत्पन्न हो गया, यानी कि हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे पास आके बैठे या अंदर आए, राइट। तो यहाँ पे सीधे तौर से बताया गया है कि ट्रेन की जो सिचुएशन होती है, लाइक उसी तरह से इसमें आगे देखते क्या होता है। इसी तरह की प्रक्रियाएं समय समय पर नगरों, प्रदेशों या कभी कभार तो पूरे राष्ट्र में चलती है। यानी कि यही जो प्रक्रिया है ना, टाइम टाइम पे क्या होती रहती है, हमेशा नगरों में,
प्रदेशों में या कभी कभार तो पूरे ही देश में चलती रहती है। हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए, और मेहमान भी आते हैं तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, 1-2 दिन आते हैं तो मेहमान नवाजी करने का भी मन रहता है, उसके बाद तो लगता है कि जल्दी ही निकल जाए। तो यहाँ से मतलब घर के अंदर ही कोई आ रहा, हमारे यहाँ गांव पे आ रहा, या हमारे नगर पे कोई आ रहा, या कोई देश में आ रहा। जो हमने कल माइग्रेंट की बात की थी, जो प्रवासी, सॉरी माइग्रेंट आप नहीं कह सकते हो, जो रिफ्यूजी थे, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि माइग्रेंट क्या होता है, देश के एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। इन वर्डों में भी काफ़ी डिफरेंस होता है, मेरे मुँह से निकल गया है तो आप इसका पूरा सुन ही लीजिए अंतर क्या होता है। तो जो माइग्रेंट होते हैं यानी प्रवासी होते हैं, वो क्या होते हैं, एक यहाँ से अपनी मर्जी से, वो एक तो इनकी अपनी खुद की मर्जी होती है, ये क्या करते चाहे दूसरे भी देश जाए, बट ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्हें प्रवासी या माइग्रेंट कह सकते हैं। यहाँ से गए ये, और यहाँ सपोज एमपी का कोई व्यक्ति जाके यूपी में रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे अपने जीविका के लिए काम कर रहा है, तो ये माइग्रेंट है, ये माइग्रेंट पर्सन है, या प्रवासी या मजदूर है, ठीक है, मजदूर कहें कुछ भी कहें आप, तो ये माइग्रेंट हुआ। यानी कि यहाँ से वो गया, लौट के आए गए, यहीं पे अपनी मर्जी से गया, किसी ने भगाया नहीं इसे। हम यदि आपकी यूपी में आ रहे हैं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हमें कोई फोर्स नहीं किया गया। लेकिन जो रिफ्यूजी आते हैं, जो मतलब कि दूसरे देशों से आते हैं, वो उनको क्या किया जाता है कि उन्हें हम यदि ऐसा कह दें कि वहाँ से ज़बरदस्ती उन्हें भगाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उस वजह से वो यहाँ आके कहीं भी रहने के लिए वो शरण ले रहे हैं, ठीक है। तो इनमें दोनों में ही डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या बताया गया कि हम नहीं चाहेंगे कि कोई बाहरी हमारे अंदर आए, अंदर इन द सेंस कि हमारे घर में आए, या हमारे देश में आए, या हमारे स्टेट में आए। हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती। लाइक जैसे हमने ट्रेन का देखा कि यदि हम अंदर चले गए तो हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा अंदर आए। अभी आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में आप लोग देखेंगे, वहाँ पे भी ये असम वाला जो था, सीएए वाला, जो मैंने कल मुद्दा उठाया हुआ था, ये अभी आज के बढ़िया अच्छे खासे उसमें पूरा एडिटोरियल है, आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से पूरा समझ में आएगा कि जब वहाँ पे वो नागरिकता दे रहे हैं, यानी कि जो असम वाले हैं वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं लगातार। यानी कि देखिए, नागरिकता हम बाहर वालों को, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर इंसानियत भी बहुत है। हर एक चीज़ हमें सोच विचार के चलनी पड़ती है कि सपोज मान लीजिए हमारे अंदर बहुत अच्छी इंसानियत है, सब कुछ है, बट हम क्या करेंगे कि जो बाहर के आ रहे हैं, यदि हम उन्हें उतना राइट दे देंगे जितना हमें मिला हुआ है, हम उनको भी उतना ही दे देंगे, क्या होगा कि जो वहाँ के निवासी हैं उनके लिए रोज़गार कम होगा, क्योंकि जब हमने राइट दे दिया तो उन्हें भी रोज़गार मिलना चाहिए। उनकी जो भी मतलब अपॉर्चुनिटी होंगी वो कम होती जाएंगी, उन्हें जो भी सुविधाएं मिलती रहीं डिवाइड होती जाएंगी, और ऐसा कौन एक्सेप्ट कर पाएगा। हम लोग खुद ही, मतलब कि हमारे घर में ही कोई आके हमारा ही जो हिस्सा हो रहा है उससे बंटवा ले, तो हम लोग खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन हो रही, इसलिए वहाँ के कुछ काफ़ी आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। तो आप जब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हों, तब बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है। यानी कि क्या हो, जब आजीविका यानी कि जो भी हमारे रोज़ के खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, या आजीविका चलाने के लिए जो भी रोज़गार हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, तो ये जो कुछ बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जल हो गया, ज़मीन हो गया, इनमें क्या होता है, यदि लिमिटेड हो, हमारे पास बहुत ही थोड़ा हो, हम क्या करेंगे, यानी कि बहुत थोड़ा का मतलब है कि ठीक है हमारे रहने खाने के लिए सफिशिएंट है, बट कोई बाहर का आ जाए हमारे दान देने के लिए नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ कोई भिखारी आ रहा है, कोई मांग रहा है कि इस घर को दे दो, तो हम राजा हरिश्चंद्र नहीं है कि दे देंगे, क्योंकि यदि हमने दे दिया तो रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड है भैया। हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, उसके आगे तो हमारे पास है ही नहीं कुछ। तो फिर करना उतने ही चाहिए जितने में कि हम रहे आए। अब ऐसा ना हो कि अब आज की दुनिया, वो हरिश्चंद्र वाली तो खैर रही नहीं, ठीक है, कि वहाँ पे खैर पहले जो होते थे उनके कंपेयर में हम बात करें, कोई हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकती, बट जो आम नागरिक होते हैं उनकी यही सोच होती है कि जो भी है हमारे पास थोड़ा बहुत, कम से कम हम तो चैन से रह रहे हैं, बस हम ही रहे, कोई ना आए। लेकिन जब बाहर के लोग आने लगते हैं तो ऑब्वियस है कि वो रोक लगाएंगे ही, आंदोलन उठाएंगे कि ऐसा यदि सरकार भी उन्हें सुविधाएं दे रही है तो क्यों दे रही है, हम यहाँ मर रहे भूखे, आप उन्हें दे रहे हो, वो आ रहे हैं, आपके हमारे पास लैंड बहुत थोड़ी सी है, लिमिटेड है, वो आके बस रहे हैं, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी।
यदि मान लीजिए कि एक जो भी दंपत्ति है उनके 2 संतानें हो रही, दोनों लड़के ही हो गए या लड़कियां हो गई, तो वो 2 के लिए तो 2 घर बनने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर तो साथ नहीं रहेंगे। ज़मीन तो उतनी ही है, ऊपर से बाहर वाले आके रह रहे, क्या होगा, पूरी ज़मीनें जो है वो उनको नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में उन्हें ही कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह पे जाके अपने ठिकाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए वो आंदोलन इसमें बताया गया है कि कर सकते हैं, और असम में वो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भले ही यहाँ पे वे सह नागरिक क्यों ना हो, आपको मुंबईकर यानी कि मुंबई वाले, ठीक है, के लिए का नारा या शायद याद हो, और जिससे ऐसी भावनाएं प्रकट हुई। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के अनेक संघर्ष होते आए हैं। यानी कि सपोज कभी, अब हम लोगों को तो याद नहीं है, ठीक है, यानी कि जिस टाइम हम पढ़ रहे थे शायद नहीं हुआ होगा, या हमने ध्यान नहीं दिया होगा, और हो सकता है आपको भी नहीं पता हो, लेकिन जिस टाइम की ये NCERT है या राइटर होंगे उस टाइम के लिखा हुआ है कि इसमें क्या है कि मुंबई में एक हुआ था कि मुंबईकर यानी कि मुंबई वालों के लिए क्या है, ये नारा था कि यहाँ से जो भी आ रहे हैं सहकारी भी हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे स्टेट में भी हमारे दूसरे स्टेट का कोई हमारे स्टेट में आए। क्यों, देखिए यहाँ पे वैकेंसियाँ जो अभी निकाली जा रही हैं, स्टेट का भी आप समझिए, दूसरे देश का तो कहाँ से बर्दाश्त करेंगे, आप स्टेट में ही देखिए। हम इंडिया के हैं, हम सभी इंडिया के हैं, ठीक है। हमारा स्टेट जो कमीशन है तो वो क्या करता है, अलग से वैकेंसियाँ निकालता है, ठीक है। उसके बाद जितने स्टेट है, सिर्फ यूपी MP बिहार नहीं, जितने भी इंडिया में स्टेट हैं 28 स्टेट हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने स्टेट के लिए अलग से वैकेंसियाँ निकालते हैं। उनकी पुलिस फोर्स अलग होती है, ठीक है। तो MP पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ऐसे करके होते हैं। उनके जो भी लोक सेवा आयोग वाले होते हैं वो भी जैसे मैं बात करूँ तो RPSC होता है, ठीक है, राजस्थान PSC होता है, और UP PSC होता है। उसके बाद आता है बिहार यानी कि BPSC भी होता है। तो सब अपने अपने अलग का होता है। UPSC एक सेंटर का होता है कि वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप उसमें जॉब कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेट वाला जब देते हैं तो अपने स्टेट के अंदर ही किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो ये स्टेट ही पूरा देखता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, आपकी जो लक्ष्मीकांत जी की बुक है उसमें ये चैप्टर अलग अलग से हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों के बारे में ही बहुत अच्छे तरीके से कि कौन किसको लीड करता है, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, वो सारी चीज़ें किस आर्टिकल के तहत ही आते हैं, तो वो उसमें बताया गया। आप उसे पढ़ेंगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये नागरिकता वाला जो चैप्टर इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ सकते हैं कि स्टेट वाले क्या कि अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं। इसमें से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे MPPCS के लिए अभी जो 11 अप्रैल को पेपर होने वाला है, ठीक है, MPPSC का, इसमें से क्या किया गया है कि 260 लगभग इतनी है, 260 ही वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो अब इसमें कहाँ, यहाँ MP के तो फॉर्म भरे ही हैं, UP के भी बच्चे जो हैं फॉर्म अप्लाई किए हैं। उसके बाद है बिहार के भी बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं। राजस्थान के भी जो स्टूडेंट है वो भी MP में फॉर्म अप्लाई किए हैं। लाइक इसी तरीके से UP का भी जो है UP PCS अभी जो हो रहा, UP में भी क्या किया गया कि UP PSC का निकला, उसमें भी MP के भी स्टूडेंट जा रहे हैं, बिहार के भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान के भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के भी कर रहे हैं, झारखंड के भी कर रहे हैं, सबके इधर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, जब इन्होंने लिमिटेड सीटें हैं और वहाँ पे क्या चाहिए उन्हें, इससे मतलब नहीं आप इस स्टेट के हो किस स्टेट से हो, ठीक है। UP में तो पूरा जनरल कर दिया गया कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे। तो अब हम यदि यहाँ से जाके फॉर्म वहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या कहें, मतलब कि जो UP वाले बच्चे हैं तो हो सकता था कि कट ऑफ थोड़ा कम जाए, हो सकता है कोई MP वाला बंदा जो है वो काफ़ी टैलेंटेड हो और वो क्या करे कि यहाँ जनरल कैटेगरी में ही भले ही आए लेकिन वो अच्छे खासे रैंक बना जाए। तो क्या होगा कि UP के बच्चों की जो सीटें हैं कहीं ना कहीं जो UP के बच्चों को मिलनी चाहिए थे वो MP वाला लेके चला गया। तो यहाँ से UP के एक बच्चा बेरोजगार हो गया इसकी वजह से, इस MP वाले की वजह से। तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे कि MP वाला UP में आए, UP वाला MP में आए? नहीं करेंगे,
ठीक है। अभी एमपी गवर्नमेंट ने कई सारी वैकेंसियों के लिए क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ पहले था कि सब में पुलिस कांस्टेबल जो भी था सब में जिस भी स्टेट के आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन एमपी गवर्नमेंट ने अब रूल निकाल दिया है या एक कानून बनाया कि उसमें से सिर्फ एमपी के ही, हालांकि एमपी पीसीएस में भी नहीं हुआ है बट अदर वैकेंसियों में हो चुका है कि एमपी के ही स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट के इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि यदि एमपी के ही करते हैं तो जितनी भी सीटें हैं वो एमपी वाले ही भरेंगे, एमपी वालों के लोगों से ही भरी जाएगी, एमपी वालों को रोज़गार मिलेगा। ऐसे ही अदर जितने भी स्टेट हैं यदि होता है तो उन जितने भी स्टेट है कोई अदर स्टेट का आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि रोज़गार तो रोटी तो सबको चाहिए, और जब चाहिए सबको तो फिर वो तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और क्वालिटी कहीं किसी भी स्टेट से जा रही तो वो ले लेते। अभी यूपी पीसीएस का जो फाइनल रिजल्ट आया था आप देखे होंगे कि राजस्थान से, दिल्ली से या अदर कंट्री जो अदर स्टेटों से ज़्यादा बच्चे सेलेक्टेड थे और यूपी के बच्चे कम थे। वहाँ पे फर्स्ट सेकंड रैंकर जो थे वो राजस्थान या अदर स्टेट वाले थे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी ख़राब होती है, ठीक है। तो इसलिए अब यूपी वाले नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टेट पे कोई एमपी वाला है, बिहार वाला है, राजस्थान वाला है। बिहार वाले नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टेट में हमारे आस पड़ोस वाले आए। इसी तरीके से हम पूरे देश में यदि रह रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि विदेशी हमारे देश में आके रहे, कोई बाहर वाला हमें आके परेशान करे। आए परेशान करने का मतलब हमारे पूरे हक छिन जाएंगे ना, वो आ रहा बढ़ जाएंगे, जो अभी हमें एक मिल रहा है वो आधा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं समस्या तो क्रिएट होगी। तो इसी तरीके से इसमें ये समझाया गया है कि आंदोलन हो सकते हैं। और क्या होता है कि इससे यह प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है। यानी कि जब इतना हमने बात कर लिया कि नहीं हम पसंद करेंगे, फिर हम क्या कह सकते हैं कि संपूर्ण और समान सदस्यता का जो असली अर्थ होता है वो क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि इसका जो अर्थ ये होता है कि नागरिकों को देश में जहाँ भी चाहे रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार है। और जो ये हमारा क्या हुआ, आपको आर्टिकल याद रखने सारे, अभी जितने हम कर चुके उतने आर्टिकल तक ही बात की गई है। आर्टिकल मैं करवा चुकी, इसलिए मैंने अमेंडमेंट की बात की कि अब करवाऊंगी, आर्टिकल नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि नागरिकों को देश में जहां भी चाहे रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। और क्या होता है, क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यानी कितने क्वेश्चन मिल गए कि हमें सब जगह पे रहने, खाने, उठने, बैठने, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। देन यदि ये मिलना चाहिए तो क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएँ मिलनी चाहिए। सभी गरीब नागरिकों को क्या होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, डजेंट मैटर वो कैसे किस कैटेगरी से आ रहा है, आप उन्हें सबको अधिकार क्या दे सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि इस परिच्छेद में हम पहले इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। यानी जो ऊपर 3 क्वेश्चन देखे उनके आधार पर देखते क्या क्या है। अपने देश में क्या होता है कि अन्य अनेक देशों के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में एक है और गमनागमन की स्वतंत्रता। यानी कि यहाँ पे अपने देश यानी कि हमारे भारत देश में क्या होता है, और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्रदत्त यानी कि प्रदान की गई, प्रदत्त का मतलब होता है प्रदान की गई, ठीक है। तो प्रदान किए गए अधिकारों में एक है, कौन है वो, गमनागमन की स्वतंत्रता। गमनागमन की मतलब क्या होता है, आवागमन की स्वतंत्रता। ये हमारे देश में क्या कहीं भी हमारे आ जा रहे हैं, सब देश देते हैं। यह अधिकार क्या होता है, कामगारों के लिए विशेष महत्व का है। और गृह क्षेत्र में अवसर, यानी कि जो हमारा गृह क्षेत्र है उसमें क्या करें कि अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में अप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। यानी कि गृह प्रवेश का मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम कहीं पे मतलब हम यदि यूपी में रह रहे तो हम बिहार के लिए काम करने जाएंगे, केरल में रह रहे तमिलनाडु में काम करने जाएंगे। बहुत से लोग हमारे यहाँ में आप देखेंगे कि दिल्ली में आपको हर एक स्टेट के लगभग लोग मिल जाएंगे। हमारे इंडिया की जो कैपिटल है वहाँ पे लगभग लोग मिल जाएंगे दिल्ली में आपको, ठीक है। पूरे स्टेट के मतलब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट
यहाँ पे आपको दिल्ली में कहीं असम का कोई एक बच्चा दिल्ली में ही होगा, कोई तमिलनाडु का एक बच्चा दिल्ली में होगा, कोई केरला के बहुत से बच्चे दिल्ली में होंगे। बच्चे क्या काम करने के लिए वर्कर भी होंगे। और अदर स्टेटों में हमें मिल जाते हैं आपके एमपी, यानी कि यदि आप यूपी से आ रहे हो तो यूपी में बहुत सारे एमपी के होंगे, बिहार के होंगे, गुजरात के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे। और राजस्थान से आ रहे हो तो ऐसे ही अदर स्टेट वाले आपके इधर होंगे। तो इसमें क्या बताया गया कि कामगार जाते ही हैं। जब काम हमें अपने स्टेट में नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे स्टेट में जाते हैं काम की तलाश के लिए कि कहीं तो मिलेगा। तो क्योंकि अब इस दुनिया में आए हैं, जीना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो गाना यदि आपको याद आ रहा हो, आपको नहीं पर मुझे याद आ गया कि दुनिया में आए हो तो लब कर लो, लेकिन दुनिया में आए हो तो खाना खाने के लिए कुछ काम कर लो। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग कि उनको जाना ही पड़ेगा। यदि खाना खाने की उन्हें ज़रूरत है तो पहले कमाना होगा तो ही खाना मिलेगा। ये लब सब तो बाद की बात होती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे क्या है, रोज़गार की तलाश में अप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। और क्या होता है, रोज़गार की तलाश में कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जो देश के बाहर भी जाते हैं, हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए भारत यानी कि बाज़ार विकसित हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखते हैं, कुशल जो भी है और जो अकुशल है उन दोनों के लिए ही रोज़गार विकसित हुए हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए जैसे सूचना तकनीकी के अधिकतर कर्मी बेंगलोर जैसे शहरों की ओर मुड़ते हैं। ठीक है, अब इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो प्रौद्योगिकी वाले, टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं वो बेंगलुरु की ओर क्यों जाते हैं। तो जैसे क्या होता है, शहरों की ओर मुड़ते हैं। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती हैं। शहरों में तेज़ी से पनपता भवन निर्माण उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों के श्रमिकों को आकर्षित करता है। सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी यही होता है। आपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्र के मजदूरों को भी देखा होगा। जैसे सड़क बन रही है और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ये चलती रहती हैं, जो हमारी जैसे सड़क यहाँ पे बनाई जा रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, भवन बन रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बन रही है, कुछ भी हो रहा, तो यहाँ पे अदर स्टेट के तो नहीं कह सकते, आपके अदर गांव से लोग आके बनाते हैं, काम करते हैं उसमें, या अदर डिस्ट्रिक्ट से लोग भी आके यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या कि किसी भी तरीके से आपको कह सकते हो कि रोज़गार के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, उसी तरीके से इसमें बताया गया है। और जो इसमें टेक्नोलॉजी वाला, क्योंकि बेंगलुरु जो है इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य जुड़ा हुआ है, इसरो से रिलेटेड है। अब थोड़ा इसमें बताना, क्योंकि इसरो हमारी एक नोडल एजेंसी हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु भी आपको पता है। थोड़ा सा सर्च करिएगा और थोड़ा प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है। हालांकि मैंने शायद क्वेश्चन भी बता दिया, आंसर भी बता दिया है। जिसके पास दिमाग होगा वो तो लॉजिक लगा चुके होंगे, जिसके पास नहीं है वो गूगल में भी सर्च मारेंगे, और जिसके पास दिमाग है भी वो भी सर्च मारेंगे गूगल पे, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ऐसा कि आपको करना है। बिल्कुल जब क्लियर हो जाए कि यही आंसर होगा तभी बताइएगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है और इसके संस्थापक कौन थे। थोड़ा आप अब जब खोलेंगे ही तो इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। अब यहाँ पे आता है इसके बाद, हालांकि क्या होता है कि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। कुछ क्या होता है, नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है। राजनीतिक पार्टियां यह मुद्दा उठाती हैं कि प्रतिरोध बाहरी, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां होती वो क्या मुद्दा उठाती हैं कि प्रतिरोध बाहरी के खिलाफ संगठित हिस्सा का भी रूप ले सकता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलन से गुजर चुके हैं। क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्याय संगत होते हैं? तो यहाँ पे यदि कोई आंदोलन कर रहा है, कोई बाहर वाला आ रहा, कहीं विपक्षी पार्टी भी बहती गंगा में नहा धो ही लेते हैं, ठीक है, मतलब अपना हाथ पैर जो भी है वो साफ कर ही लेते हैं। तो इसमें से क्या होता है
यहाँ पे जो बताया गया, अभी मैं आज ही न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, द हिंदू ही, उसमें क्या था कि जो कोविड-19 की वैक्सीन अभी आई है अपने इंडिया पे, ठीक है, जो लग रही है, उसका डोज जो भी दिया जा रहा है, तो यहाँ पे विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि हमारी इंडिया वालों ने क्या किया है कि अपने देश में तो ठीक है लग ही रही है, अभी तक लगभग 17 देशों तक वो क्या कर चुके हैं, वैक्सीन दे चुके हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पहले आप अपने देश वालों को ही कर लो, उसके बाद देना, क्योंकि यहाँ तो ऐसे यदि आप लगवाते रहे, अभी फर्स्ट डोज ही नहीं लगा तो 18 साल लग जाएंगे आपको ये वैक्सीन लगवाते, ठीक है। ये विपक्षियों का मत था कि यदि आप ऐसा करते हो तो पहले आप यहाँ के लिए करो, फिर उसके बाद अदर कंट्रियों पे देना। तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना ठीक है, लेकिन ये भी अपने पक्ष अपने अंदाज में देते हैं। जो सत्ता वाले हैं वो भी अपना पक्ष दिए कि ऐसा नहीं, हम यहाँ भी वैक्सीन को अच्छे तरीके से पूरा फुलफ़िल करेंगे और अदर कंट्रियों को भी हम देंगे। तो वो बात अलग होती है, बट यहाँ पे जो विपक्षियों का रोल होता है खैर बहुत अच्छा होता है। एंड विपक्षी दमदार हो तो राजनीतिक पार्टियाँ जो होती हैं, जो सत्ता में होता है उनकी भी हवा गुल रहती है, और जो नहीं होता वो तो उनकी हवा गोल करके ही रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि किसी अन्य देश से स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम सब गुस्से में भर उठते हैं। कोई अन्य देश में काम करने जा रहा, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, हम क्या करते हैं, बहुत आक्रोश में आते हैं, ठीक है। हम में से कुछ यह भी जाने यानी कि यह भी पाने की कुशल और शिक्षित कामगारों को काम करने के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है। राज्य की इस तरह के कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी क्षेत्र में काम अपर्याप्त हो तो संभव है, यानी कि कहीं पे काम अपर्याप्त हो तो क्या होता है, संभव है स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिबद्धता से नाराज हो तो क्या गमनागमन यानी कि आवागमन ही आप मान के चलिए, ठीक है। गमनागमन की आज़ादी में देश के किसी भी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि चलिए कहीं पे क्या होता है, काम अपर्याप्त हो, ठीक है। तो जहाँ पे काम पर्याप्त मात्रा में है वहाँ पे कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हम बुला के लाएंगे। सपोज हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, हम आपसे कहेंगे कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। लेकिन हमारे पास काम नहीं है, लिमिटेड वर्कर की हमें नीड है, तो हम तो जो भी हमारे पास वर्कर होंगे हम उन्हें भी छांट के निकाल देंगे। हम वही वर्कर रखेंगे जिन पे हमें ट्रस्ट है कि हाँ इससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, एंड ये वर्कर रखने चाहिए। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि आपका घर उजड़ रहा कि क्या हो रहा है, वो हम सब चीज़ें नहीं देखेंगे। हम इतना देखेंगे हमारी कंपनी को प्रॉफिट किससे हो रहा है, किसे रखना चाहिए, किसे निकाल फेंकना चाहिए, कितनी हमारी नीड है, तो वो चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब यहाँ पे या कि नाराज़ हो गए, कोई भी उसमें तालमेल नहीं बन रहा, तो क्या समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इसमें यही बताया गया है कि यानी गमनागमन की आज़ादी में देश के किसी भी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या इसमें ये आज़ादी मतलब मिल सकती है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक अन्य बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, और वह यह है कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी हमारी प्रक्रिया में अंतर होता है। यानी कि जो गरीब प्रवासी होते हैं और कुशल प्रवासी जो होते हैं, उन दोनों में हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसमें कभी अंतर होता है। वो अंतर कैसे होता है, हम क्या करते हैं कि अपने इलाकों में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। इससे प्रश्न उठता है, यानी कि प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने का समान अधिकार है। यानी कि जब हम उन्हें समान नहीं मानते तो क्या उन्हें कहीं भी आने जाने या काम करने का अधिकार है, क्योंकि वो कहीं भी जा रहे हैं, उन्हें इक्वलिटी तो मिल ही नहीं रही है, उन्हें उस तरीके का बिहेवियर कहीं पे मिल नहीं रहा, ठीक है। तो क्या ये सही है, और देश के सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता से संबंधित ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहस चल रही है, और ये चलती ही रहेगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं ना, हमने पहले भी पढ़ चुका है कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके हम कह दें कि भैया आंसर समय के साथ मिल जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका उत्तर तो हम आज दे दें कि नहीं आज सब कुछ बेटर हो जाएगा, आने वाले 10 सालों बाद सब कुछ बिल्कुल बेटर हो जाएगा। वो जो APJ अब्दुल कलाम जी की बुक में एक चैप्टर था उनका विजन 2020 करके था, ठीक है। तो वो विजन 2020 में क्या था कि सारा देश डेवलप हो जाएगा, इसमें
कोई भी डेवलपिंग कंट्री नहीं रहेंगी, यानी हमारा देश जो है वो क्या होगा, अच्छे तरीके से विकसित हो जाएगा। यहाँ सब गरीब तो कोई रहेगा ही नहीं, सब अमीर ही अमीर होंगे। लेकिन हुआ क्या, 2020 में कोरोना आ गया और ऐसा डेवलप किया ना कि 2020 तो यादगार खैर बना के ही चला गया, ठीक है। तो अब 2020 में क्या डेवलपिंग हुई, तो सीधे सीधे एक अनुमान आदमी कोई भी लगा सकता है, बट ऐसा नहीं कह सकते एग्जैक्टली कुछ इन जो ऐसे क्वेश्चन उठते हैं तो इनको तो नहीं कह सकते कि हाँ ये हम इतना दावा करते हैं कि ये ऐसा हो ही जाएगा। एक अनुमान APJ अब्दुल कलाम जी भी लगाए थे कि हो सकता है, जैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं तो हो सकता है, बट हुआ नहीं क्योंकि कोविड-19 तो सबको तबाह करती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यूँ कभी कभी लोकतांत्रिक समाजों में भी विवाद उठ सकते हैं। ऐसे विवादों का निदान कैसे हो, यानी कि जब ऐसे विवाद उठ गए तो अब इनका समस्या का समाधान भी करना जरूरी है। तो वो कैसे हो, प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, बशर्ते वह प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। देन उसके बाद क्या होता है कि नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर, मीडिया का उपयोग कर, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है। अदालतें उस पर निर्णय दे सकती हैं या समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती हैं, भले ही धीमी प्रक्रिया हो, पर इससे कई बार न्यायाधीश सफलताएं संभव हैं। यानी कि इसमें है कि आप यदि आंदोलन वगैरह करते हैं, संघर्ष करते हैं तो आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अगर सभी नागरिकों पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देशक सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो तो किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना क्या होता है, संभव होना चाहिए। लेकिन जो भी गाइडलाइन बनाई जाती है यदि उसे माना जाता है तो समाधान पे हम पहुंच सकते हैं, थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन गाइडलाइन मानता कौन है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट तो खैर होता ही है, ठीक है। लेकिन इसमें बताया गया कि यदि जो गाइडलाइन निकाली जा रही है उसे आप मानते हो तो कहीं ना कहीं हम जो संघर्ष हो रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, तो एक टाइम बाद ऐसा है कि गवर्नमेंट को भी वो चीज़ें माननी पड़ेगी कि यदि लोग चाह रहे हैं कि कहीं से ना आए तो गवर्नमेंट यदि उन्हें रोक नहीं सकती है तो कुछ तो उसका एक सोल्यूशन निकाल सकती है, मिडिल पाथ उसमें कुछ हम अपना सकते हैं कि चलिए ठीक है, आप भी रहिए वो भी रहें, कुछ ऐसा करेंगे हम ताकि किसी को भी प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद क्या होता है कि यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि ऐसे विवादों का समाधान बलपूर्वक के बजाय संधि वार्ता और विचार विमर्श से हो, यह नागरिकता के प्रमुख दायित्वों में से एक है। यानी कि नागरिकता में से प्रमुख दायित्वों में से एक क्या है, हमने देखा कि यदि कभी सिचुएशन ऐसी होती है तो हम क्या करें कि चलिए ठीक है उसमें कुछ नीति वगैरह करें, या हम कहें कि यदि हम आपके देश हमारे देश में आके रह रहे हैं तो आप क्या करोगे, हमारे देश का कोई भी पब्लिक जा रहा है तो उसे आप परेशान नहीं करोगे, उसे भी उतने ही राइट्स वगैरह मिलने चाहिए जैसा कि हम अपने कंट्री पे कर रहे हैं। या तो आप अपने कंट्री वालों को रखो, हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम वहाँ पे मुद्दा उठाएंगे, वहाँ से हम कहेंगे कि जो भी वहाँ पे हो रहा है, कई सारे देश दबाव डालेंगे कि भाई आप क्या करो, अपने देश के निवासी जो हैं उनके लिए तो कुछ अच्छा करो, उनके लिए तो कम से कम इतना करो कि खाना और पानी तो मिल सके उन्हें टाइम से, और रहने के लिए ज़मीन मिल सके, तो इतना तो आप कर सकते हो। तो कुछ जब UN वगैरह जैसी संस्थाएं हैं दबाव डालेंगी तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन जब हम मुद्दा उठाएंगे तब तो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे देश के लोग दूसरे देश नहीं जाते हैं या हम नहीं जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कि इससे पड़ोसियों से हमें संबंध बना के रखने होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन पूरा आप चैप्टर ही है उसका तो पढ़ेंगे, यानी पूरा चैप्टर का कई सारी यूनिटें हैं उसमें, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन ज़रूरी क्यों है, हमें पड़ोसियों से तालमेल बना के रखनी पड़ती है, ये ज़रूरी है, भले ही नोक झोंक हो लेकिन तालमेल उससे बना ही रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी हमें मुसीबत आ सकती है, तब हम अपने दूर रह रहे अपने बेटे को नहीं बुलाने जाएंगे, पड़ोसी ही हमारे काम आ सकते हैं। इसलिए कभी कभी ये चीज़ें ज़रूरी होती है, कभी कभी क्या हमेशा ही चीज़ें कुछ ज़रूरी होती हैं और उन्हें बना के रखना चाहिए, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे कि हम उनके जो वहाँ से आ रहे हैं उनको अधिकार दे रहे, तो वो हमारे वाले को अब MP वाले ने बंद कर दिया कि हमें नहीं देना, भाई यहाँ पे वैकेंसी जितनी भी आ रही है हमें अदर स्टेट वालों को नहीं देना।
अब एमपी वाले जा रहे हैं अदर स्टेट पे, तो फिर क्यों जा रहे हैं? जब आपको नहीं देना तो वो क्यों जा रहे हैं? तब तो उनके लिए वो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, एक बोझ टाइप का हो जाएगा। लेकिन आप भी दे रहे हो, ये भी दे रहे, तो इनके लिए तो कोई बोझ नहीं होगा। ठीक है, इधर की इधर आ रहे हैं, इधर की इधर आ रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है कि हम आपको दे रहे हैं, आप हमको दे रहे हो, सीधे से सिमिलर हम चलते रहेंगे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। आप हमारे का ख्याल रखिए, यदि हमारे वाले यहाँ पर अच्छा नहीं, मतलब रहने के लिए उन्हें नहीं लग रहा कि हम सेफ़ है, वो आपकी इधर जा रहे हैं, तो आप उनकी सेफ्टी करो, हम इनकी सेफ्टी करेंगे। लेकिन तालियां कभी एक हाथ से बजती नहीं है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती है, तालियां बजाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। तो कोई ये सोचे कि एक ही एक करे, वो हो नहीं सकता। कि हम अपने जो भी बांग्लादेशी भी आ रहे हैं हम रख ले, म्यांमार वाले आ रहे हैं हम रख ले, पाकिस्तान वाले आ रहे हैं हम रख ले, चीन वाले आ रहे हैं हम रख ले, हमारे इधर के जा रहे हैं, उधर डंडा मार के भगा दिया जा रहा है। कोई उन्हें मतलब अच्छे तरीके से, जो भी अभी क्या था, एक जगह की न्यूज़ थी, वो समुद्र में फंसे हुए थे, तो वहाँ से इंडिया को भेजना पड़ा। इंडिया के नागरिक थे तो इंडिया को भेजना पड़ा, थे दूसरे वहाँ देश में। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है कि भैया हम तुम्हारे देश वालों को प्यार से रख रहे हैं, तुम हमारे देश वालों की जान की तो रक्षा भी नहीं कर सकते हो। तो सिचुएशन तो फिर ऐसे गड़बड़ होती है। यदि दोनों में ही तालमेल बना रहे, आप देखते होंगे कि मोदी जी यहाँ गए, इस देश में गए, इस देश की यात्रा की, चीन के राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, या कहीं अमेरिका के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, या भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, या थाईलैंड जा रहे हैं, या जापान जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कोई उनका घूमने का शौक़ नहीं है। ये संधियाँ बनाना ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रिश्ते बरकरार रखना, चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो, बहुत ज़रूरी होता है, चाहे देश में भी हो। तो हमारे पूरे देश को लीड कर रहे हैं पीएम जी। अब पीएम जी तो ऑब्वियस है कि वो जाएंगे ही। यदि रिश्ते हमें सही से बना के चलने हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम आयात निर्यात करते हैं, तो यदि हमारे रिश्ते ही सही नहीं होंगे, हम कैसे आयात निर्यात कर सकते हैं? हमारा सौदा ही नहीं चल पाएगा, और उसके लिए तो हमें कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत से पेश आना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब उसके बाद आता है हमारा समान अधिकार। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम अभी एक जो पहला संशोधन हुआ, आज से इसका श्री गणेश करते हैं। आप लोग अपनी नोट्स वगैरह निकाल लीजिए, या एक अलग से ही बना लीजिए। 2-4 पन्ने की A4 साइज़ का पेपर हो, कहीं पे भी जहाँ भी आप लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जितने भी 104 अभी तक हुए, या कुछ और भी हुए होंगे जो भी छूट गए होंगे मेरे से, ठीक है, वो मैं सारे करवाऊँगी। और यहाँ पे मैं एक एक नहीं करवाऊँगी। ये भी बता दूँ आपको कि पहला में क्या हुआ, दूसरा में क्या हुआ, तीसरा में क्या हुआ। जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर पहला दूसरा तीसरा फिर कभी कर लेंगे इकट्ठा पे, बट अभी जो इम्पोर्टेंट है बस उनको करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अभी आज लिखेंगे जो हमारा है संविधान संशोधन, और चाहे कुछ भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन ही डालिए। संविधान संशोधन का हमारा आर्टिकल सबसे पहले तो आप 368 है। ठीक है, संविधान संशोधन की ये बात करता है। आर्टिकल किस में है? 368 में संविधान संशोधन की बात की जाती है। 368 के तहत ही सारे संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें संशोधन किया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? पहला संविधान संशोधन। हमारा देश आज़ाद होता है, हमारा संविधान बनता है, संविधान लागू भी हो जाता है। उसके बाद ज़रूरत अब हमें आगे बढ़ने की होती है, और जब आगे बढ़ने की होती है तो कुछ समस्याएं जो हमारे क्या करती हैं, मार्ग में बाधा बनती है, उन्हें संशोधन के द्वारा हम हटाते जाते हैं। या जो हमें लगता है कि अभी ये हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, हम उनमें ऐड करते जाते हैं। बट ये किसके तहत? 368 आर्टिकल के तहत जो हमारा संविधान है उसमें हम संशोधन करते हैं, और वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि उसे बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जो ज़रूरत है उसे लाते हैं, जो नहीं ज़रूरत है उसे घटाते हैं। जैसे हमने क्या किया, आर्टिकल जो हमारा 370 है उसे हमने हटा दिया, क्योंकि बहुत विवादास्पद मुद्दा था। हमें ज़रूरत थी कि आर्टिकल 15-16 में 10% आरक्षण ऐड किया जाए, हमने उस पर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से अभी हम देखेंगे कौन कौन से संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ है। आप डालिए पहला। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? बस आप बढ़िया से आप कैसे मुझे ये अब दिखा नहीं पाऊँगी, बस ऐसे यहाँ पे आप पहला संविधान संशोधन डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पे कब हुआ था, ये पहला संविधान संशोधन हुआ कब था, तो यहाँ पे लिखना आपको
1951 में 1950 में हम अपना संविधान क्या करते हैं, लागू करते हैं। लेकिन 1951 में ही एक साल बाद ही हमारा पहला संविधान में संशोधन होता है। और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे देश के, कौन थे जब पहला संविधान संशोधन हुआ था? तो बहुत अच्छी तरीके से आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, तो वहाँ पे या तो मुझे ही रेगुलर आप सुन रहे होंगे तो बखूबी आप जान सकते हैं कि जब संविधान हमारा देश आज़ाद होता है, संविधान का निर्माण होता है, उसके बाद संविधान लागू होता है, उस टाइम हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू थे। देन उसके बाद क्या आता है, उस टाइम के जो तत्कालीन हमारे, हालांकि इतना डीप में पूछा नहीं जाता बट आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, पूरा हमारा एक क्लियरिटी आती जाती है। ठीक है, बहुत चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं लेकिन क्या होता है कि एक क्लियर हम पूरा ओवरव्यू निकाल सकते हैं। हमें प्रेसिडेंट भी सिक्वेंस से पूछ लिया या PM भी, तो वो भी चीज़ें क्लियर रहती। ठीक है, तो जब 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन होता है, उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति महोदय कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या था, यानी ये किस लिए संविधान संशोधन किया गया? पहला ही संविधान संशोधन है 1951 में हुआ था। तो भूमि संबंधी सुधारों को लागू करने के लिए मैंने इसको, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक बार बताया भी था। ठीक है, कि किस तरीके से आर्टिकल जो 31 है उसे हटाया गया था। तो यहाँ पे क्या किया गया कि भूमि संबंधी जो सुधार है, इसका मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊँगी, बस एक ओवरव्यू, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो आप पुट कर लें। ठीक है, बस उतना हम कर रहे हैं, डिटेल से एक एक संविधान संशोधन की एक एक क्लास में बात करेंगे तो समझ में आएगा। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा संविधान संशोधन है, लक्ष्य क्या था? भूमि संबंधी सुधारों को लागू करना। जब कभी पूछा जाए कि पहले संविधान संशोधन का लक्ष्य क्या था, भूमि संबंधी सुधारों को लागू करना, मेरे साथ साथ याद भी करते चलना है। ये इसके तहत एक अनुसूची जोड़ी गई थी। हमेशा हम बोलते रहते हैं ना कि हमारे मूल संविधान में कितने 365 अनुच्छेद, 12 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी वर्तमान संविधान में 460 प्लस हमारे क्या हो चुके, अनुच्छेद हो चुके हैं। और इसमें से जो हमारे 8 अनुसूचियाँ थी वो अब जाके कितनी अनुसूचियाँ हो चुकी हैं हमारी? 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने 12 भाग बोले थे, 12 नहीं 22 भाग थे। अब वर्तमान समय में भाग कितने हो गए, पार्ट कितने हो गए? वो 25 हो गए हैं। ठीक है, तो इनमें से अब वर्तमान की ये कंडीशन है, ये नंबर है। मूल संविधान में जब तीन संविधान 1950 तक लागू हुआ था, उस टाइम की जो बातें थी, तो जो भी अभी पहली बार आज क्लास देख रहे हों वो क्या करेंगे कि इसे लिख लेंगे कि मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 जो अनुसूचियाँ थी, और वो अनुच्छेद थे, और उसके बाद 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि यहाँ पे 8 जब अनुसूचियाँ थी तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में। आप किसी भी स्टेट PCS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे मूल अधिकार के 31 में बदलाव होता है, यानी कि जो हमारे संविधान का क्या क्या इसमें बातें की गई थी। तो जो हमारा आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 था जो, तो उसमें क्या किया गया था? बदलाव किया गया था। और बदलाव क्या किया गया था? क्योंकि आर्टिकल 31 ही कह रहा था ना, हमारे संपत्ति का अधिकार दे रहा था हमें, और इसीलिए हमें संविधान संशोधन एक साल बाद ही करने की ज़रूरत पड़ गई। और आर्टिकल 31 के बाद क्या हुआ था कि आर्टिकल 31A और B इसमें जोड़ा गया था। 31 यानी कि आप मान के चलिए पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया था। हमारे संविधान में 31 नहीं है, 31A है, 31B है। अब 31A में क्या है, 31B में क्या है? तो जो 31A है हमारा आर्टिकल, उसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को संवैधानिक मान्यता दी गई। देन 31B जो है हमारा, उसमें क्या किया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी शामिल कानून अथवा संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या किया जा सकता है कि जो 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल कर दिया जाएगा उसमें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये दो ही 31 आर्टिकल तो पूरी रूप से ख़त्म कर दिया गया। अब संविधान में आपको वो नहीं दिखेगा। 31A 31B है, और ये कहाँ पे है? अभी एक ये किस पे रखे गए थे वो भी थोड़ा सा आपको देखना है।
यहाँ पे क्या हुआ था कि 31A भी याद रखिएगा कि क्या हुआ। 31A का जो था कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को संवैधानिक मान्यता हम दे देते हैं, और जो 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों अथवा संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर हम मान्यता यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। किसी भी आधार पे, कोई भी आधार लेके जाओ आप, न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते, ये 31B कहता है। कब? जब 9वीं अनुसूची में जो जो सब्जेक्ट शामिल होंगे, 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल होंगे उससे नहीं दे सकते हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद इसमें से थोड़ा सा और बातें हैं जो 31B की है कि संसद यदि क्या करती है, किसी भी कानून या संविधान संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची का भाग घोषित कर देती है, तो उस कानून को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। और यानी कि संसद ने क्या किया कि किसी कानून या संविधान संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची का भाग घोषित कर देती है। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया आपको, न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यानी कि ये किस पूछा जाता है कि कौन सा मामला था, ये कौन सा मामला था, किस मामले के तहत ये हुआ था, तो आप इसको लिख लीजिएगा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला था। ठीक है, 1951 में क्या किया गया कि इस मामले के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले संविधान संशोधन को वैधानिक यानी कि संवैधानिक मान्यता दे देता है। यानी इस तरीके से हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। इसमें एक और जोड़ा गया था, आर्टिकल 54 को इसमें जोड़ा गया था, और आर्टिकल 15 और 4, ठीक है, ऐसे है, ऐसे आप लिखिएगा 15(4), यानी कि आर्टिकल 15 तो था ऑलरेडी है, 15 में अलग बातें कही गई, 15(4) में अलग बातें हैं। इसमें क्या था, ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आर्टिकल 15(4) किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, तो पहले संविधान संशोधन 1951। ठीक है, उसके बाद इसमें बात क्या की गई है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो पिछड़े वर्गों के लिए स्टेट, सेंटर की बात नहीं है, स्टेट क्या कर सकता है कि उनके लिए उन्नति के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं होगी, वो अपने हिसाब से कर सकता है। ये आर्टिकल 15(4) हमारा कहता है। और ये कब ऐड किया गया? तो पहले संविधान संशोधन में। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन हमारा हो गया आज क्लियर। और एक बार क्विक रिवीजन इसका करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ साथ भी आप याद करते चलोगे। पहला संविधान संशोधन, संविधान लागू होने के 1 साल बाद यानी कि 1951 में, उस टाइम के जो पीएम थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनका मेन टारगेट क्या था? तो भूमि संबंधी सुधारों को लागू करना। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन पहले के तहत जोड़ी गई थी, और मूल अधिकार 31 में बदलाव किया गया, यानी मूल अधिकार जड़ से खत्म कर दिया गया। 31 जो था संपत्ति का अधिकार, उसमें 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए, 31A और 31B। 31A क्या कहता है? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को संवैधानिक मान्यता। 31B क्या कहता है कि 9वीं अनुसूची में संसद द्वारा, विधायिका द्वारा नहीं, विधानसभा द्वारा नहीं, लोकसभा किसी द्वारा नहीं, संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा जो भी यहाँ पे विषय ऐड किया जाएगा उसे हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये आर्टिकल 31B कहता है। ठीक है, और आर्टिकल 15(4) इसी के तहत जोड़ा गया था। ये किस मामले के तहत पहला संविधान संशोधन किया गया था? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। और ये मामला जब कभी हम पढ़ेंगे अलग से संशोधन जो भी हैं, पूरा इनका डिटेल पढ़ेंगे। भी डिटेल भी पढ़ने के लिए वो चैप्टर में आपके अलग से पूरा पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फिर हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बस आप ये समझ के चलिए कि किस केस के तहत था, तो वो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार के तहत था 1951 में। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। और मैंने तो आज आपसे बिना पूछे ये चीज़ें स्टार्ट कर दी है, एंड मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और यदि आपको ये सही लग रहा हो तो बताइएगा कि हाँ आप सही कर रहे हैं, या आपको सही नहीं लग रहा हो तो बोलिएगा बंद करना है, तो भी मैं नहीं मानने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी आज आपको शायद लगे कि ये बंद करने की ज़रूरत है, लेकिन नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है, इसे कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसे हम पूरा कवर करवा के ही मानेंगे। आप कहें मैडम बंद कर दो, तो मैं नहीं बंद करने वाली हूँ। कहें चालू रखो, तो चालू तो है ही। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड होप सो कि आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।